स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। आज कई स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं क्लास 10th के लाइट का चैप्टर आज लेकर के आया हूँ। साइंस का फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये केवल हाई स्कूल तक ही सीमित नहीं है। ये टॉपिक जो है आगे की क्लास में भी कई पूछा जाता है, आपको 12th में मिलेगा पढ़ने के लिए। और उसके बाद भी इस टॉपिक की इतनी वैल्यू है कि ये आपको कंपटीशन तक भी सेम जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये चीज कंपटीशन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब ध्यान से आज इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश। तो प्रकाश को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, पहले हम उनको समझते हैं। तो इसलिए मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखे हैं। सबसे पहले हम एक सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे हमारा पहला है ऊर्जा। प्रकाश को समझने से पहले हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो ऊर्जा की जब परिभाषा आपको आ जाएगी तो उसके बाद हम प्रकाश की ओर चलेंगे। तो कार्य करने की सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब कोई भी वस्तु है या कोई भी हर यहाँ पे सब कोई ना कोई कार्य करती रहती है। ओके, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का काम क्या है? मार्कर का काम है इसमें लिखना, चलने का। इसके लिए ऊर्जा का काम इंक है, जो स्याही है वो प्रोवाइड कर रही है। इंसान है, हम लोग जो वर्क करते हैं, हम चलने का, दौड़ने का, वो सब करने के लिए भी हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? हमें ऊर्जा खाने से मिलती है। अलग अलग संतुलित आहार हम लोग जब लेते हैं, संतुलित आहार खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और अलग अलग निर्जीव वस्तुओं के लिए ऊर्जा प्राप्ति का साधन जो है अलग अलग हो सकता है। कुछ में इलेक्ट्रिसिटी होती है अर्थात बिजली, किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, तो अन्य तरह तरह के ईंधनों का प्रयोग हम करते हैं। तो पहला हमारा हो गया ऊर्जा। अब आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा प्रकाश। जब आपको ऊर्जा की परिभाषा आ जाएगी तो प्रकाश के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि प्रकाश और ऊर्जा एक दूसरे के ही पार्ट है। अब प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, प्रकाश ऊर्जा कैसे है? प्रकाश तो आप समझते हैं ना, जो लाइट है, घर में बटन दबाया स्विच से बल्ब चालू हो गया, हमको लाइट मिलने लगी। कोई भी बटन दबाया, चालू, लाइट आने लगी। अब आपको ये प्रकाश लगा। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग तरीके की लाइट यहाँ पे लगी हुई है। अब जब मैंने लाइट के स्विच को ऑन किया है और उसके बाद जो लाइट यहाँ पे आने लगती है तो उसी के द्वारा हम ये सब पूरा देख पा रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं और आप इसको देख करके समझ पा रहे हैं। तो क्या है कि लाइट भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये कैसे हम इसको तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो अंदर देखने की क्षमता है उसको बढ़ा देती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देती। प्रकाश को आप कभी खुद नहीं देख सकते, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देगी, लेकिन प्रकाश की हेल्प से हम दूसरी चीजों को जरूर देख सकते हैं। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी मदद से हम दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात सिर्फ हम आपको ओरल में समझा के करेंगे, क्योंकि लिखने लगूंगा तो टाइम ज्यादा होगा और आपको सिर्फ लिखने में ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनते जाइए और लिखने के लिए आप वीडियो को पोस्ट करते जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको बार बार ध्यान से सुनते जाइए और यही डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी मदद से हम दुनिया भर की चीजों को देख जरूर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा कवर हो चुका है प्रकाश। अब थर्ड हेडलाइन पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश तो जब आपने सीख लिया तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी करते हैं।
अब इसकी जानकारी के लिए कभी आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने शीशा देखा है? बहुत से स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो शीशा को देखे तो होंगे और धूप में कभी ले जा करके धूप में शीशे को सूरज की तरफ करते हैं और उसमें से लाइट को किसी के चेहरे पे लगाते हैं या किसी को मैजिक दिखाते हैं कि देखो मैजिक, शीशे को इस तरह से लेकर के घुमा घुमा के हर तरफ मैजिक दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप खेलते जाइए और सीखते जाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हम शीशे को लेकर के दूसरे के चेहरे पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। अब कैसे होता है उसको बोर्ड पे आप चित्र से समझिए। मान लीजिए यहां से सूरज, ये सूरज हो गया आपका, सूरज की रोशनी ऐसे आती है। आप मान लीजिए आपने यहाँ पे ये एक शीशा लगा दिया, ये हो गया मिरर आपका। आपने मिरर, शीशा, दर्पण, जिसको हम शीशा बोलेंगे या मिरर बोलेंगे, मिरर आपने लगा दिया है। तो सूर्य की लाइट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करती है। जब सूर्य की लाइट इस दर्पण में पड़ती, इस शीशे में पड़ती है तो ये लाइट तो ऐसे पड़ गई। अब क्या होता है, ये एक चमकदार सतह होती है, एक तरफ चमकदार होती है, दूसरी तरफ पॉलिश की हुई होती है। तो अब ये किसकी पॉलिश होती है ये अभी मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि टॉपिक में है आपके, तो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको। जब ये यहाँ पे पड़ी लाइट तो ये क्या करता है, ये शीशा दूसरी तरफ इसको परावर्तित कर देता है, उसी लाइट को यहाँ से टकराने के बाद भेज देता है। तो यह प्रक्रिया पूरी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और हमारा टॉपिक भी यही था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको समझ में आ पा रहा होगा। या कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे स्कूल में जब बैठते होंगे और खिड़की से या दरवाजे से जब लाइट बोर्ड पे पड़ती है और टीचर से जब आपको कुछ लिखते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड चमक रहा है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो बोर्ड चमक रहा होता है वो भी इसी का एक इफेक्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। लाइट आती है, बोर्ड पे पड़ती है, चूंकि बोर्ड एक चमकदार सतह है और वहां से टकरा करके वो वापस चली जाती है। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं कि जब प्रकाश एक सतह से, अब ये कोई सतह ही हो सकती है, इसको हम एक तल बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक सतह से टकराकर किसी दूसरी दिशा में, या दूसरी दिशा नहीं, उसी दिशा में, दिशाएं दो हो जाएंगी, एक तो इसके इधर की दिशा हो जाएगी दर्पण के जिस तरफ से हमें प्रकाश को परावर्तित करवाना है, और दूसरी उसके पीछे की दिशा। तो हम उसी दिशा में जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, किसी चमकदार सतह पे पड़ती है, तो वो टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट आती है। प्रकाश की लाइट जब एक चमकदार सतह पे पड़ी तो टकरा करके वापस उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये पूरी ये घटना होती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक का मतलब होता है कि किसी तल से टकराई, टकराने के बाद वापस उसी तल में वापस लौट गई। अब एग्जांपल से मान लीजिए ये एक लाइट है, अब ये लाइट इस और ये बोर्ड जो है एक चमकदार तल हो गया, ये लाइट यहाँ पे आई, ऐसे टकराई, अब टकराने के बाद ये अंदर थोड़ी ना जाएगी, ये वापस वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी दिशा में आपकी तरफ, जिस दिशा से जाएगी उसी दिशा से ये वापस आ जाएगी। तो हम इस पूरी घटना को प्रकाश के तल में पड़ने के बाद वापस टकरा करके वापस आने की जो घटना होती है इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में, उसी दिशा में, उसी माध्यम में वो वापस लौट आती है और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब वो स्टूडेंट्स आते हैं, अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमने परावर्तन के नियम आपको इतने आसानी से समझा तो दिया, लेकिन अब इसके कुछ नियम होते हैं, तो इसके आपको ध्यान से 2 नियम होते हैं। कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 2 नियम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब मैं यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन तो होगा, लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन 2 तरीकों से। पहला होता है, पहले मैं आपको रूल से दिखा देता हूं कि पहले आप एक चित्र देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये एक
परावर्तक तल है। ये जो है तल, ये परावर्तक तल हो गया। परावर्तक तल एक तब होगा जब हम दूसरी दिशा में एक पॉलिश कर देंगे। आप कोई शीशा आपने देखा होगा, शीशा को आप देखिए, कभी फूट जाए शीशा, टूट जाए, तो आप उसके एक सतह को देखिए जिसमें से आप चेहरा देखते हैं, वो सतह तो आपको परावर्तित करने के लिए एक चमकदार तल का काम करेगी। लेकिन उसी शीशा के जो पीछे साइड होता है वहां पे आप देखेंगे कि एक पेंट जैसा होता है, तो वही पॉलिश होती है। एक्चुअल में वो पॉलिश जो होती है रेड ऑक्साइड की होती है, या फिर हम उसको बोल, या कभी कभी पारे का पेंट भी कर देते हैं उससे। तो अभी मैं इसके बारे में डीप में जाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो परावर्तक तल अभी हमारा ये ऐसे हो गया, ये हो गया परावर्तक तल। अब इस पे क्या होता है कि जब लाइट आती है, हम मान लेते हैं कि लाइट हमारी इस ऐसे माध्यम से आई और यहाँ पे आकर के टकरा गई, यहाँ पे आकर के गिरी लाइट। तो जो आने वाली, मैं एक किरण बना रहा हूँ, ये ऐसे साइन जो बना रहा हूँ, ये दर्शाती है कि लाइट हमारी इस दिशा में आ रही है, ऊपर से आकर के इस चमकदार तल पे, परावर्तक तल चमकदार तल को कहते हैं, इस चमकदार तल पे आ रही है। और चूंकि ये चमकदार तल है तो ये क्या करेगा, इस लाइट को, इस प्रकाश को दूसरी दिशा में क्या करेगा, उसी माध्यम में दूसरी तरफ बाउंस बैक कर देगा, फेंक देगा दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगी एक दूसरी किरण। अब ये किरण दूसरी तरफ, इसमें की डायरेक्शन, तो ये दूसरी तरफ जाएगी। अब ये एक आने वाली किरण हो गई, तो हम इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसका नाम आने वाली किरण, आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। ओके स्टूडेंट्स, और जो जाने वाली किरण होगी, जो टकरा करके वापस चली जाएगी, उसका नाम होगा, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात गई है, परावर्तन होने के बाद, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो गया। अब एक टॉपिक ये है कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जहां से दोनों, एक यहाँ पे आकर के रुक रही है और एक यहाँ से स्टार्ट होकर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन बिंदु। इसका नाम हो जाएगा परावर्तक बिंदु, या परावर्तन बिंदु, या परावर्तक बिंदु, या परावर्तन बिंदु बोल सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप बात करने जा रहे हैं, ये तो आपतित किरण, परावर्तित। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे हम ध्यान ये रखते हैं कि हम यहाँ से जो तल हमारा ऐसे है, हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज है, क्षैतिज हमारा ऐसे जैसे जमीन पड़ी होती है। अब आप देखते हैं कि जमीन घर जो होती है ऐसे होती है, और जो दीवार बनाई जाती है, दीवार जमीन के हमेशा लंबवत बनाई जाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, तो दीवार ऐसे बनाएंगे एग्जैक्टली। तो वैसे यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ से एक अपने आप से ये एक हम अभिलंब बना देते हैं, ये जो काल्पनिक रेखा बना खींच के देते हैं हम लंबवत, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। इसका नाम होता है अभिलंब। ये जो तल होता है परावर्तक तल, उसके सापेक्ष में 90 अंश के कोण से होती है। लेकिन अब ये अभिलंब का काम क्या होता है, ये अभिलंब जो होता है, परावर्तित आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एक कोण बना देते हैं हम। आप जानते हैं ना, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक रेखा हमारी, या एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई। किरण हमने इसलिए बोला क्योंकि किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन अंतिम पॉइंट नहीं पता होता कि वो कहाँ तक जाती है, इसलिए इसको हम किरण बोलेंगे। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं ये भी तो ऐसा ही समथिंग, एक किरण ये आ रही और एक ये, तो दोनों के बीच का झुकाव ही तो है, तो कोण होगा या नहीं। सेम हियर, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो आपको समझना क्या है परिभाषा में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, तो जो इसके बीच में ये कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम
स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते होंगे। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम जो होते हैं, परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम ये होता है कि, पहला नियम सुनिए आप, परावर्तन के नियम का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, सुनते जाइएगा स्टेप्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, सॉरी, और ये इसको हम आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, परावर्तक, क्योंकि आने वाली किरण भी यहाँ पे है और जाने वाली, ठीक है। तो आप ये परावर्तक तल के किसी बिंदु पे, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है। तीन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहली परिभाषा, ये एक ही तल पे है या नहीं, ये एक ही इसी तल पे होंगे, किसी दूसरे तल पे नहीं जाएंगे। तो पहली परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारी पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम स्टूडेंट्स ये होता है कि दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण, अभी मैंने बताया आपतन कोण क्या होता है, आई, तो आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं समझे? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, जितना कोण ये इनके बीच का होगा, ये वही कोण परावर्तन कोण होगा। तो क्या हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रतिबिंब की। अभी तक आपने सीखा और समझा कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, कैसे मैंने पूरा चित्र बनाकर क्या भी समझाया था। तो अब बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब होता क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। अब इमेज होती क्या है, पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल एक प्रैक्टिकल वर्ड बहुत होता है ना, थोड़ा सा कोई परेशान कर दे या कोई गलत हरकत करता हूँ तो बोल रहे मेरी इमेज खराब हो गई। तो आपको बता दें इमेज उसको नहीं बोलते हैं। इमेज का मतलब एक्चुअल साइंस की भाषा में इमेज का मतलब होता है परछाई, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, परछाई को, ठीक है। तो परछाई, यहाँ पे हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो प्रतिबिंब को परिभाषित कैसे करेंगे, तो उसको जरा ध्यान से समझिए। प्रतिबिंब की परिभाषा ऐसे देंगे कि हम मान, सबसे पहले चित्र में देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई एक वस्तु है, और इस वस्तु से यहाँ से मान लीजिए कोई किरण चली इधर से, ओके। अब यहाँ पे कोई एक दर्पण है, अभी दर्पण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी दर्पण या किसी तल से टकरा करके ये लाइट यहाँ पे गई और टकरा, अब ये यहाँ से, अब वो आ करके वापस में जहां पे आकर के मिल रही है, यहाँ पे आकर के मिल रही है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। अब इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, किसी वस्तु के, ठीक है, और वस्तु, जब प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हम वस्तु को कहीं कहीं हमें वस्तु का दूसरा नाम मिलेगा, तो ध्यान रखना, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब। दोनों में डिफरेंस कभी कभी हो जाता है, कहीं पे पूछा जाए किसी बिंब का प्रतिबिंब, तो समझ जाइए बिंब का मतलब क्या हो गया, वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गई, इमेज, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो वस्तु का दूसरा नाम क्या है, बिंब। तो क्या है परिभाषा कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब ये किरण चल रही है ना, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब इस तल से क्या हुआ, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जहां पे आकर के मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही ना करके, अब यहाँ से चली और यहाँ पे आकर के मिल गई, तो जहां पे आकर के मिलती हैं, या फिर एक कंडीशन ऐसी होती है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कंडीशन होती है कि या तो मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, हमको लगेगा कि यहाँ पे, फिर वहां पे हमको डॉट 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 लाइन से शो करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो है इसी को हम बोलेंगे प्रतिबिंब। ओके स्टूडेंट, आप प्रतिबिंब तो ये हो गया, लेकिन अब प्रतिबिंब की जब हमें लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो हम इसी प्रतिबिंब से, इस बिंदु से क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है जाती है, ये ध्रुव से होकर के जो लाइन जाती है, ठीक है ना, अक्ष, इसको प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। तो प्रकाशिक अक्ष पे हम क्या करते हैं, एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, तब वहां पे क्या होता है, तो ये हमको उसकी मेजरमेंट बता देता है कि ये परछाई जो या प्रतिबिंब जितनी बनी है, कितने सेंटीमीटर का बना है, कितने मीटर का बना है, ओके। तो इसलिए, तो ये हो गई बात प्रतिबिंब की। अब आते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार।
टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेजेस, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, वास्तविक आभासी। अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब वास्तव में बनेंगे, रियल में हमको बनते हुए दिखाई देंगे, उनको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब उनको बोलेंगे जो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ रियलाइज होंगे, हमको महसूस होंगे कि ये प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो ये कंडीशन हमको मोस्टली ये उत्तल दर्पण में पॉसिबल है और वास्तविक की अवतल दर्पण में। अब इनकी ये जो इमेज बनने की प्रतिबिंब बनने की जो एक फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, तो इस बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, इस बारे में डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप पहले इतने की बात करते हैं। अब इसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण में या गोलीय दर्पण दोनों में सिर्फ नाम का अंतर है, होता चेंज नहीं है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, अब हम उसके बारे में पहले जानकारी करेंगे। गोलीय दर्पण नाम से हमें पता क्या चल रहा है, गोलीय दर्पण, गोले से बना हुआ जो दर्पण, गोले से बना हुआ जो दर्पण होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं दर्पण क्या होता है उस टॉपिक पे आने वाला हूँ। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि गोलीय दर्पण मान लेते हैं एक खोखला गोला होता है, ये खोखला गोला ये हो गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे? खोखला गोला। अगर आप देखिए इस खोखले गोले के का ही कोई एक पार्ट होता है, मतलब खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? खोखले गोले के कटे हुए एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब खोखला गोला जो होता है वो कटेगा कैसे? तो इसको काटने के दो तरीके होते हैं। अब इस खोखले गोले को हम एक इधर से काट दिए और एक इधर से काट दिए। ओके, खोखले गोले का गोलीय दर्पण, तो दर्पण हम इसी खोखले गोले से बनाएंगे। तो एक जब इधर से हम काटते हैं और एक इधर, दो तरीकों से हमने काट दिया। तो अब ध्यान हमको ये रखना है कि अब हम इसमें से किस तरह के दर्पण बनाएंगे। तो अब हम जहाँ पे दर्पण की बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि दर्पण हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं वो गोलीय दर्पण के ही पार्ट की ही बात होगी। ओके, तो दर्पण और गोलीय दर्पण इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है, आपको समझना क्या है कि सिर्फ दर्पण और जो हम लोग शीशा देखते हैं, ये ध्यान रखिए, जो शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, चेहरा देखने वाला दर्पण समतल दर्पण होता है। तो जहाँ पे हम शीशे चेहरा देखने वाले शीशे की बात करेंगे वहां पे सिर्फ समतल दर्पण जब बोला जाएगा तो वहां बोल दिया जाएगा कि ये समतल दर्पण है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है। तो आपको समझना क्या है, सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में है। तो गोलीय दर्पण अब आपको समझ में आया। अब इसी से मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ कि दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। तो ये जो चित्र है इसको ध्यान रखिए और प्रकार ध्यान रखिए, दोनों एक से रिलेट करेंगे आएंगे आपको। तो दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना कि आपको ध्यान क्या रखना है, इस फिगर को ध्यान रखना है। गोलीय दर्पण का फिगर आप बनाना ध्यान से सीख लीजिए, आपको पूरा टॉपिक गोलीय दर्पण, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए ये जो दर्पण हमने गोलीय दर्पण का भाग काट लिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड का यूज करेंगे। किस हैंड का? राइट। आपकी तरफ से राइट हैंड ये होगा। ओके, तो राइट हैंड का यूज हम करेंगे। राइट हैंड की तरफ हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। ओके, पॉलिश करना या इसी को हम लोग बोलते हैं कलाई करना। ठीक है, तो आप राइट साइड में इसमें भी कलाई करेंगे और राइट साइड में इसमें भी। ये जो शीशे में पॉलिश होती है उसी की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुई बात, ये जो हमने कलाई किया, ये जो इन दोनों में एक पार्ट ये हो गया और इसमें भी ये हमने दोनों में क्या किया है, कलाई किया है। इसमें क्या किया गया, कलाई किया गया भाग। अब कलाई किया गया भाग का मतलब पेंट किया हुआ, पेंटेड पोर्शन। ओके, अब ये कलाई किस चीज का होता है ये भी ध्यान रखिए। जो शीशा के पीछे आप देखेंगे वो किसका होता है, तो वो होता है, पहले हम
पारे से कलाई कर देते हैं। पारे से, क्योंकि शीशे में पहले हम पारे की कलाई करते हैं। कलाई करने से होता है कि उसमें एक चिकनाहट जैसा वो बन जाता है ताकि वो उबर निकले नहीं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, कभी पेंट आपने दरवाजे पे किया होगा तो देखा होगा कि पेंट करने से पहले उसमें कुछ एक दूसरी एक लेयर चढ़ा देते हैं एक दूसरे पेंट की, वो इसलिए ताकि वो पेंट जल्दी से निकले ना। तो इसीलिए हम इस पे भी पारे की पहले कलर कर लेंगे, पारे से पॉलिश कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ उसको एक स्टेबिलिटी दे देता है, ताकि स्थिरता दे देता है, ताकि वो कई सालों तक वो चलता रहे। फिर हम इसमें लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का जब हम पेंट कर देते हैं तो ये हमारा दर्पण जो बनता है, अब ये एक्चुअल में दर्पण बन चुका होता है, क्योंकि अब इसकी जो कलाई हो चुकी होती है वो हम लाइट को परावर्तित करने के लिए अब काबिल हो गई है, अब इसमें से परावर्तन हो सकता है। तो ये हमने कलाई कर दिया। अब बात करते हैं इनमें से हम सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम पहचानेंगे कैसे और उनकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, मैं पहले इस टॉपिक को लेता हूँ कि मैंने बताया ना गोलीय दर्पण को जब हम इस तरह से काट देंगे तो जो एक पार्ट हमारा ऐसा बन के आएगा, कैसे बना, इस तरह के आकार का एक पार्ट बना, तो हम इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इसको क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। दिस इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता क्या है, तो आपको बता दें कि परिभाषा आप देख सकते हैं, कलाई हमने किधर किया, दाहिने साइड में, लेकिन जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस जो होगी, परावर्तन की क्रिया किधर से होगी, दबे हुए तल से। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा कलाई क्या भाग हो गया और परावर्तक तल क्या हो गया, परावर्तक तल हमारा यही तो हुआ, दबा हुआ भाग, ये जो आप चित्र में देख सकते हो, दबा हुआ जो भाग है वो परावर्तक तल हो गया है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, इधर से परावर्तन ऐसे तो होगा, लाइट इधर से जाएगी, परावर्तन ऐसे होगा, परावर्तन की क्रिया में बताऊंगा, तो आप पहले देखिए कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसमें दबा हुआ भाग, जिसमें जो दबा हुआ भाग या भीतरी भाग परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, अब इसी का उल्टा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस तरह का बनता है, जो पॉलिश की जाती कलाई वो ऐसी होगी राइट साइड में। अब हम इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हो कि इसमें परावर्तक तल कैसे हो गया, इस पे जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ भाग है कि नहीं, इधर देख लीजिए, ये उभरा हुआ भाग है हमारा परावर्तक तल इधर से। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसा दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब मैं इसको आपको ट्रिक समझाता हूँ, याद कैसे करेंगे। अब आप अपने हाथ को ले लीजिए और हाथ में देख लीजिए मेरी तरफ से, आप अपने हाथ को बिल्कुल जैसे ऐसे है, आप अपनी तरफ से देखिएगा कि ऐसे आपका हाथ होगा, अपने राइट हैंड को कीजिए, मेरा ये राइट हैंड इधर की ओर है, आपका राइट हैंड इधर की ओर होगा, इस साइड में। तो राइट हैंड को आप ऐसे कर लीजिए, तो आप क्या देखते हैं इस तरह की पॉलिश, मान लीजिए हुआ, जो हाथ इधर का थोड़ा पार्ट ये गोरा होगा, ये हल्का सा ब्लैक में होगा, इसके कंपेरिजन में आप क्या देखेंगे, ये वाला भी थोड़ा पॉलिश टाइप का ब्लैक टाइप में होगा। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाला ज्यादा गोरा होगा, तो बिल्कुल इसी को मान लीजिए कि परावर्तक तल है, तो आप क्या करेंगे, इधर की ओर परावर्तक तल हुआ ना, जब ऐसे आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। अर्थात जब परावर्तन किधर से होगा, उभरे हुए तल, सॉरी, जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा, परावर्तन लाइन इधर से आएगी, इधर वापस चली जाएगी, समझ रहे हो आप लोग, तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ओके, अब इसी को हम उल्टा कर दें, ऐसे कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे, या फिर सॉरी दूसरा हाथ ले लीजिए, दूसरे हाथ में क्या हो रहा है कि जब, या एक आपको मालूम होगा, दूसरा आसानी से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि जब, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब परावर्तन, जिस दर्पण में परावर्तन
दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए जो उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने प्रकाश से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो आज मैंने इस सेशन में डिस्कस किया है। अब आगे इसके बारे में, ये बेसिक था क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो रूल्स होते हैं तो मैं उनको अब आगे नेक्स्ट के पार्ट में लाने वाला हूँ। तो आप इसको मिस ना करिएगा, और जो अब नेक्स्ट अपडेट आने वाली है उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रकाश से संबंधित, और जो एग्जाम में 100% कोई ना कोई इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जरूर आएंगे। तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको बताऊंगा। आज का सेशन इसलिए जरूरी था ताकि इसमें आपको जो बेसिक्स हैं, कल मैं जिनमें बेसिक्स बताऊंगा तो आपको आज का सेशन पढ़ना जरूरी हुआ, ताकि आप समझ पाएं कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, या प्रकाश क्या है, मैं कुछ प्रतिबिंब क्या है, बिंब क्या है। तो इस तरह के जो मैं वर्ड्स लूंगा आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस सेशन को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। और स्टूडेंट्स, आप अपने लिए अपने आप को इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा, तो आप खुद के नोट्स खुद बना सकते हैं। और यकीन मानिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही इसको कवर कर सकते हैं। तो आज मैंने मेन टॉपिक 8 परिभाषाएं लिया, 8 से संबंधित मैंने कुछ उनके पार्ट भी बता दिए। तो आज का ये सेशन हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आप अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अपडेट्स जैसे ही मैं इधर वीडियो अपलोड करूंगा आपको उधर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।